अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं। मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक पहले तो आपको सीखना होगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तब ना देखिएगा उसमें गलती क्या है। यदि कोई नहीं जानते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, अदरवाइज कमेंट में भी इसका लिंक दे देंगे, पहले वो देख लीजिएगा फिर ये समझ में आएगा। और नियम ही याद नहीं है तो परिसीमा क्या, नियम में गलती क्या, वो क्या पता चलेगा आपको, इसलिए पहले जाके देख लीजिएगा। जो देखनी है वो तब देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या दोष है, उसे रिपीट करते जाएंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पदार्थ अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन आज तो आप जानते हैं कि परमाणु का भी टुकड़ा है, परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कण हैं, न्यूट्रिनो, मेसॉन, बोसॉन, एंटी न्यूट्रॉन, बहुत सारा कण है। तो कहिएगा सर गिनती में 3 ही क्यों आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों आया? तो देखिए और सब जो एक्स्ट्रा कण बोले ना, न्यूट्रिनो, मेसॉन, बोसॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब अस्थायी कण हैं। तो अस्थायी कण होने के कारण यह गिनती में नहीं आता है, 3 ही आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट लिख देते हैं, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य हैं किंतु आधुनिक प्रयोग से यह स्पष्ट है कि परमाणु किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। पहला गलती पकड़ा गया। डाल्टन ने कहा था कि सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है परमाणु। अब तो परमाणु सबसे छोटा नहीं रहा, अब और कन्फ्यूजन हो गया, इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, प्रोटॉन भाग लेगा कि न्यूट्रॉन भाग। ध्यान रखना है कि छोटा कण जो अब भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तीसरा बात क्या कहा था, परमाणु का ना तो निर्माण ना ही विनाश। ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में बात सही है कि परमाणु का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश। एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया, अल्फा बीटा गामा किरण के माध्यम से प्रहार कराया जाता है। कहेगा सर ये नया बात आ गया है, अल्फा बीटा गामा किरण। देखिए कुछ पदार्थ होते हैं रेडियो सक्रिय, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे आपका हो गया रेडियम, यूरेनियम, ये सब आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो फोटोग्राफिक प्लेट, पहले रील वाला चलता था कैमरा, उसमें आता था रील लगता था, कैमरा में रील लगता था, 30-35 गो रील होता था, उसको साफ करता था, एक प्लेट देता था उसके साथ माध्यम से अंधेरे कमरे में साफ करता था, तो फोटोग्राफी प्लेट होता था। तो वो फोटोग्राफी प्लेट के संपर्क में आके यदि कोई एलिमेंट तत्व यदि अल्फा बीटा गामा किरण दे दे तो उसको कहते थे रेडियो सक्रिय, उसी से अल्फा बीटा गामा किरण। तो
और उसका प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। अलग से वीडियो बना देंगे उसके, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो कहता है, उसने कहा था कि परमाणु का ना तो निर्माण ना तो विनाश, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में ऐसा संभव है। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का निर्माण होगा तो विनाश भी होगा, निर्माण होगा तभी तो विनाश होगा, निर्माण होगा तभी तो विनाश होगा, विनाश होगा तभी तो निर्माण होगा। उल्टा समझिए, परमाणु का निर्माण था विनाश संभव। कहिए बड़ी कैसे? एक तत्व लेते हैं यूरेनियम, परमाणु संख्या होता है 92 और द्रव्यमान संख्या होता है 235। इस पे प्रहार करवाओ अल्फा, रेडियो सक्रिय है, जानते अल्फा बीटा गामा किरण, खतरनाक किरण होता है। अल्फा जान लीजिए, एक बात नया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिंदगी भर काम देगा। एक अल्फा कण का यदि किसी एलिमेंट पे प्रहार करवाएंगे, परमाणु संख्या में 2 इकाई की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की वृद्धि। जोड़िए अब तो 92 2 94, निकालिए पीरियोडिक टेबल और देखिए 94 जिसका परमाणु संख्या एलिमेंट क्या है, उसका नाम है प्लूटोनियम। यूरेनियम से बना है प्लूटोनियम, यूरेनियम से बनने इनैन बना है, इसको कहेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम से बना, जो यूरेनियम से बनता है, बहुत सारा एलिमेंट बना है यूरेनियम से, ठीक है। तो जो यूरेनियम से बने उसको कहेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक तत्व। 92 2 94 और 35 4 39। तो देखिए तत्व क्या था, यूरेनियम, बन गया क्या, प्लूटोनियम। नाम क्या है, प्लूटोनियम। पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्लूटोनियम। परमाणु का निर्माण विनाश दोनों संभव है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, एक ही तत्व का बहुत सारा परमाणु हो ना तो वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक किसको कहते हैं? कहता है परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे समस्थानिक। समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक, कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों तो कार्बन का ही परमाणु है। एक कार्बन 12, एक कार्बन 14, एक कार्बन 14, कहिएगा पर जी कार्बन 12 तो जानते हैं, कार्बन 14 जीवाश्म, मान लीजिए हड्डी मिला कहीं, कहता है वैज्ञानिक 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना, क्या है उसमें, कार्बन 12, फिर कार्बन 14 होता है। ठीक, या फिर देखता है कि आप लोग जानते होंगे पेड़ का आयु पता कर लेता है, क्या होता है उसमें, कार्बन 14 होता है। तो कार्बन का 2 समस्थानिक, कार्बन 12 है और कार्बन 14। तो समस्थानिक का परमाणु क्या हो गया, भार अलग अलग होता है, परमाणु भार, जैसे कार्बन 12 और कार्बन। तो ये गलती और कहिएगा सर, अपर रूप में तो गुण चेंज हो जाता है। कार्बन का ही अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट, हीरा का गुण अलग, ग्रेफाइट का गुण अलग। क्यों? एक बहुत महंगा, एक बहुत सस्ता है, एक बहुत कठोर होता है, एक कम कठोर होता है, एक सुचालक है, एक कुचालक, बहुत सारा डिफरेंसेज पढ़िएगा हीरा ग्रेफाइट में। तो समान परमाणु वाले, समान परमाणु, समान तत्वों के परमाणु का गुण अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समान तत्वों का परमाणु का गुण क्या हो सकता है अलग, हीरा ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है कि नहीं, कहिएगा सर जी अपर रूप किसको कहते हैं, जान लीजिए अपर रूप किसको कहते हैं। कहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ जो प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। फिर सुनिए, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ जो प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है उसे अपर रूप कहते हैं। जैसे दोनों में है कार्बन, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में पाया जाए, एक हीरा के रूप में, एक ग्रेफाइट के रूप में पाया, इसको क्या कहते हैं, अपर रूप। गुण इसका क्या है, अलग अलग है। हीरा बहुत कठोर लेकिन कुचालक, ग्रेफाइट मुलायम लेकिन सुचालक, विद्युत का, तो गुण अलग। और एक बात कहा था डाल्टन ने कि
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सब चीज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सब चीज क्या होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, विभिन्न तत्वों का। लेकिन एक टर्म है संभारिक। टर्म क्या है, संभारिक। संभारिक का मतलब समझिए, परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन भार सेम। भार, कार्बन का कितना भी पढ़े 14, एक और एलिमेंट है जिसका 14 होता है, याद है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। तो संभारिकों में अलग अलग तत्वों, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का भार एक समान होता है। डाल्टन तो ये कह के गया था कि समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग तत्व है तो अलग अलग भाई रहो तुम। जैसे कार्बन 14 है तो नाइट्रोजन भी तो 14 है। जैसे देख लीजिए, पोटेशियम का एक समस्थानिक है जिसका भार 40, परमाणु संख्या 19 होता है। कैल्शियम 20 होता है, 40। एक होता है आर्गन भी, आर्गन का 18 है, 40। एक एलिमेंट देखिए 18 है, 19 है, 20 है। अलग अलग तत्व का परमाणु है लेकिन भार देखिए तो सबका 40 है। तो अलग अलग तत्वों का परमाणु भार एक समान हो सकता है। तो डाल्टन ने जो बात बोला था कि अलग अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग होना चाहिए, सब चीज में अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं भी हो सकता। लास्ट पॉइंट, यदि कोई पढ़े हैं रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम 5 बताए थे। पदार्थ को नश्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम। ये 9th में भी है और आपको 11th में भी। जो नहीं पढ़े हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। पदार्थ को नश्वरता का पहला नियम कहता है पदार्थ का ना तो निर्माण ना ही विनाश। तो यहाँ डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु का ना तो निर्माण ना ही विनाश। चलिए वो नियम को बोलते हैं, परमाणुओं से ही बना है पदार्थ, परमाणुओं नहीं मरेगा तो पदार्थ मरेगा, बिल्कुल नहीं। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि भार का अनुपात सरल पूर्णांक, ये कहा था संख्या, संख्या सेम होगा तो भार सेम होगा ही। 1 है अनुपात 2 है तो दोनों का रेशियो भार भी होगा तो सेम होगा। और गुणित अनुपात का नियम, जो इसका डाल्टन का ये कहता था नियम, अलग अलग अनुपात में अलग अलग यौगिक बनाएगा। कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग रेशियो में दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो भार भी तो इसका अलग अलग अनुपात में संयोग हुआ। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या था, स्थिर और गुणित दोनों का योग था। लेकिन कहीं भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में गैस के आयतन का चर्चा हुआ है, देख लीजिए पीछे जाके। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहीं भी गैस की कोई आयतन का कोई चर्चा नहीं हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जो 5वां नियम है रासायनिक संयोग का, गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम, इसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। बोलिएगा कि नहीं हो पाती। यही था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कुछ ऐसा नियम। लिख लीजिए इसको, या पीछे वाला वीडियो जहाँ तक मिटाए थे वहाँ पॉज करके लिख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा। और ये वाला सब पॉइंट भी लिख लीजिए, ठीक। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि चाहते हैं कि और ज़्यादा जुड़ा हुआ रहना चाहें या और ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा तो आपके तक पहुंचेगा हिंदी माध्यम में ही, सब टॉपिक पे 9th 10th का तो कम लेकिन 11th वाले ज़रूर इसको जो है लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अप टू डेट मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।